अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं किरण नाज। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में आखिर क्या रखा है? अचानक क्यों कमेटी हुकूमत और अपोजिशन के लिए इंतहाई अहमियत इख्तियार कर गई है? जिसको देखो वो कमेटी का रुकन बनने के लिए कतार में खड़ा दिखाई दे रहा है। मुकदमात का सामना करने वाले और सलाखों के पीछे मौजूद अपोजिशन रहनुमा कमेटी का रुकन बनने की कोशिशों में मसरूफ हैं। खैर, उनकी भाग दौड़ तो समझ आती है, लेकिन इस कमेटी को लेकर हुकूमत भी जमीन आसमान एक कर रही है। कमेटी में ऑपोजिशन का मुकाबला करने के लिए बेहतरीन खिलाड़ी उतारे जा रहे हैं, यानी मुस्तकबिल में पब्लिक अकाउंट कमेटी में सियासी दंगल खूब होगा। अब देखिए कि बाजी यहाँ कौन मारेगा। प्रोग्राम में साथ साथ बात करूंगी आज सिंध में मौजूद एक ऐसी परेशानी का जो सबसे ज्यादा बच्चों को मुतासर कर रही है। सुपरबग टाइफॉइड बुखार, जिसने सूबे में डेरा डाल दिया है और हुकूमत खामोशी से इस अहम मसले से निपटने की तैयारी कर रही है। सुपरबग टाइफॉइड बुखार क्या होता है, क्यों होता है, एहतियात क्या की जाए? सवाल ये कि ये कौन बताएगा? सिंध हुकूमत ना बताए, लेकिन हम आपको जरूर बताएंगे। बात करूंगी आज मौसम के बदले इंतहाई ठंडे मिजाज की कि जिसने दुनिया भर में लोगों को परेशानी में डाल दिया है। सर्दी ने तो हद ही कर दी है। सर्दी का हाल भी बताऊंगी, लेकिन पहले हेडलाइंस आपको दिखाऊंगी। आइंदा किसी दूसरे मुल्क की जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। हर वो काम करेंगे जिसमें मुल्क और कौम की बेहतरी हो। वजीर आजम पाकिस्तान का ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए पाकिस्तान बनाओ सर्टिफिकेट के इजरा की तकरीब से खिताब। कहा, जब कोई मुल्क तरक्की करता है तो उसकी कौम की इज्जत होती है। दुनिया में कोई इदारा या मुल्क ऐसा नहीं जिस पर मुश्किल वक्त ना आया हो। मुश्किल वक्त ही इदारों या मुल्क को निखारता है, मुल्क को अपने पैरों पर खड़ा करेंगे। पाकिस्तान के अमेरिका के साथ ताल्लुकात अच्छे हो रहे हैं। अमेरिका पाकिस्तान के नुक्ता नज़र को फॉलो कर रहा है। उम्मीद है अफगानिस्तान से अच्छी खबरें आएंगी। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं 18वीं तरमीम से पहले और बाद की सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ है। वजीर आजम ऑफिस के इख्तियारात वजारती सतह पर ले जाएंगे। कराची के मामलात वजीर आजम बराह रास्त देखेंगे। स्टेट बैंक ने आइंदा 2 माह के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शरह सूद 10% से बढ़ाकर 10.25% कर दी। गवर्नर स्टेट बैंक तारिक बाजवा कहते हैं करंट अकाउंट खसारा अब भी बुलंद है। पहले 6 माह में स्टेट बैंक से हुकूमती कर्जों में इजाफा हुआ। मौजूदा माली साल के लिए माली जरूरियात का बंदोबस्त कर लिया है। अरब इमारात से $1 अरब आ गए, मजीद $2 अरब मिलेंगे। कुछ IMF की मानेंगे, कुछ अपनी मनवाएंगे। हुकूमती इक़दाम से करंट अकाउंट खसारा कम होगा। मिनी बजट पर आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज भी मुतमईन। कहा, रवा साल बजट खसारा बुलंद होगा। करंट अकाउंट खसारा 4.7% रहेगा, लेकिन 2020 तक खसारा 4.2% तक रह जाएगा। IMF मुआहिदा बैरूनी फंडिंग का मुस्तहकम जरिया होगा। सानेहा साहिवाल पर CTD एहलकार पहले फायरिंग न करने के बयान पर कायम। JIT ने एहलकारों के तफसीली बयान कलमबंद कर लिए। एहलकारों ने बयान दिया, CTD ने अपने दिफा में फायरिंग की। मुतासिरीन के अहले खाना आज भी शनाख्त परेड के लिए साहिवाल नहीं पहुंचे। मकतूल खलील के भाई ने JIT लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी। दरखास्त में कहा, आला पुलिस एहलकारों CTD हुक्काम को बचाने की कोशिश की जा रही है। JIT से इंसाफ की उम्मीद नहीं। JIT कालेदम करार देने और अदालती कमीशन तश्कील देने की इस्तदा। कोट लखपत जेल में कैद नवाज शरीफ से मुलाकात बन गई इम्तिहान। बड़े बड़े प्रोटोकॉल लिए घूमने वाले साबिक वज़रा अवामी सवारी पर बैठने पर मजबूर हो गए। किसी ने जेल तक पहुंचने के लिए बाइक पकड़ी, कोई चिंची पर सवार हुआ। नासाज़िए तबीयत के बाइस मियाँ साहब ने घर का सादा खाना खाया। नवाज शरीफ मुलाकातियों से बोले, दुआ करें जल्द जमानत हो, अस्पताल में भी कैदी बनकर रहना पड़ेगा। रिमांड के दौरान प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं जारी हो सकते और ये सारे केस अब ढील में चले गए हैं। अगर डील नहीं हो रही तो ढील हो रही है और फिर नैब के लिए तो नामुमकिन है कि हर दूसरे दिन प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हो तो वो उनकी तफ्तीश कर सके। नवाज शरीफ डील में नाकाम होकर ढील पर आ गए।
शहबाज शरीफ के पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बनने पर शेख रशीद की आज भी तनकीद। बोले जिस पर मुकदमात हों वो दूध की रखवाली के लिए न बैठे। कहा वजीर आजम इमरान खान ने PAC का रुकन नामजद कर दिया। रियाज फतियाना की जगह कमेटी में जाऊंगा। PAC में एहतसाब नहीं होता। PAC तो सिर्फ ऑर्डर पैराज को जो है वो करती है एडजस्ट। ये सिर्फ वहाँ पे खुद से चाहता है कि मैं वहाँ पे आके मियाँ शहबाज शरीफ को जो है वो एम्बैरस करूँगा। मुझे PAC का मेंबर बनाए। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह भी छुपी ख्वाहिश जबान पर लिया। राना सनाउल्लाह कहते हैं शेख रशीद PAC में गए, मैं भी जाना चाहता हूँ। शहबाज शरीफ को दरखास्त दी है, मुझे मौका दें। सिंध का हेल्थ केयर कमीशन 2 साल बाद जाग उठा। 1 माह में कई कार्रवाइयां। कराची के इलाके क्लिफ्टन के अस्पताल पर छापा। हड्डियों के अस्पताल में कॉस्मेटिक सर्जरी होने पर सील कर दिया। कमीशन हुक्काम कहते हैं हड्डियों का निजी अस्पताल गैर तस्दीक शुदा सर्जरी करता था। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी और दीगर अहम शख्सियात भी यहाँ से इलाज करवाती थी। कराची में तलाक की शरह में अफसोसनाक हद तक इजाफा। 2018 में 10,000 केसेस दाखिल हुए, 2800 केसेस निपटाए गए। माहिरीन और वकला कहते हैं अदम बर्दाश्त तलाक और खुला में इजाफे की वजह है। मियाँ बीवी में अलैदगी से बच्चों का जहन मुतासर हो रहा है। मुल्क भर में सर्दी के डेरे। जनूबी पंजाब के सयाहती मकाम कोहे सुलेमान में पहली बार 7 इंच बर्फ पड़ी। डेरा इस्माइल खान के इलाके शेख बदीन में 10 साल बाद रोई के गाले गए। मलिका कोहसार के हसीन नज़ारे भी मन गुदगुदाने लगे। आज़ाद कश्मीर में सफ़ेद मोतियों ने मंजर दिलकश बना दिया। मानसेरा की वादी कागान में भी हर सू सफ़ेदी छा गई। सवात और शांगला को मिलाने वाले टॉप पर गाड़ियां फंस गईं। गाड़ियों को धक्के लगा लगा कर बर्फ से निकाला गया। ये कहता है कि PAC में आके मैं एहतसाब करूँगा। मैं क्या हूँ जी, क्या उनको क्यों फिक्र पड़ गई है जी? 23 मेंबर हैं, कितने हैं? 6 मरतबा तो मियाँ नवाज शरीफ के वोटों से मुंतखब हुआ है और अब ये 7वीं मरतबा जब PTI के वोटों से मुंतखब हुआ। अपना इसका कुछ नहीं है वहाँ पे। सैकड़ों डिफॉल्ट बिलियन छोड़ के जो शख्स गया हो वो कैसे दूसरे का एहतसाब कर सकता है? PAC में एहतसाब नहीं होता। मुझे मौका दे, मैं वहाँ पे इसको एक्सपोज करूँगा दूंगा भी और बैठने के आदाब भी सिखाऊंगा। इसकी विग उतार के इसका सही चेहरा जो है वहाँ पे सबको दिखाऊंगा। Nobody can beat the experience of Sheikh। वो ज़ाहिर है उसका पासवर्ड जिसके पास है वो है, उसकी धुन पे वो पाँव रखते हैं तो वो चार्ज हो जाते हैं। दुनिया का घटिया तरीन इंसान है वो, बड़े पारसा हैं, गंगा नहाए हुए हैं। 7 से 8 में आपको खुशामदीद कहूंगी, शायरों से माजरत करूंगी, लेकिन हुकूमत का ऑपोजिशन का हाल देखकर यही कहने को दिल करता है कि और भी गम है ज़माने में झगड़े के सिवा। ये बात भला ऑपोजिशन को और वज़रा को समझाए कौन, जो एक दूसरे पर लफ्जी वार करने से बाज ही नहीं आ रहे और अब पब्लिक अकाउंट कमेटी की रुकनीत को लेकर एक नया महाज खोल कर रख दिया है। मैं भी बनूंगा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का रुकन। सियासी मुखालिफत में अब अवामी नुमाइंदे ये फरमाइश कर रहे हैं। शहबाज शरीफ ने साद रफीक को PAC में लाने की मंजूरी दे दी। बतौर चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जब चाहेंगे साद रफीक के प्रोडक्शन ऑर्डर भी जारी करेंगे। तब्दीली सरकार ने भी भरपूर जवाबी वार की तैयारी कर ली। तहरीक इंसाफ ने भी नहले पे दहले का काम करने की कोशिश की है कि शेख रशीद को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का रुकन बनाने के लिए नाम स्पीकर कौमी असम्बली को भिजवा दिया है। शेख रशीद ने कमेटी में आने से पहले ही अपने इरादे साफ साफ जाहिर कर दिए हैं। उनका रवैया बड़ा जारहाना है। शेख रशीद साहब की बात सुनिए। मेरे पास ये खत मौजूद है कि जो मुझे नईमुल हक ने दिया कि प्राइम मिनिस्टर ने अपनी पार्टी के एक रुकन को विड्रॉ करके आपका नाम स्पीकर को भेज दिया है। स्पीकर साहब को मैं मिल आया हूँ, उनसे गुजारिशात कर आया हूँ कि प्रोडक्शन ऑर्डर में हर रोज़ मेड इन स्पीच वो करता है। मैं क्या हूँ जी, क्या उनको क्यों फिक्र पड़ गई है जी? 23 मेंबर हैं, कितने हैं? 23 हैं यहाँ। अब स्पीकर साहब ने फैसला करना है और मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई रुकावट रह गई है। बाकी शेख रशीद साहब कहते हैं कि वफाकी वजीर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का रुकन बन सकता है। शेख रशीद कुछ कहें और नून लीग की तरफ से जवाबी वार ना आए या जवाबी लफ्ज ना आए तो ये भला कैसे हो सकता है?
कोट लखपत जेल के बाहर मौजूद थे राना सनाउल्लाह। उन्होंने शेख रशीद पर कड़ी तनकीद की और तो और राना सनाउल्लाह ने भी पीएसी मेंबर बनने के लिए शहबाज शरीफ को दरख्वास्त दे दी है। यूं कह लीजिए कि अपनी ख्वाहिश का इजहार कर दिया। राना सनाउल्लाह साहब की बात भी सुन लें। ये खुद को जो है वो फर्जंदे पिंडी कहता है, हालांकि ये पिंडी का है। जो पीएसी है, पीएसी में एहतसाब नहीं होता। पीएसी तो सिर्फ ऑर्डर पैराज को जो है वो करती है एडजस्ट। ये सिर्फ वहाँ पे खुद से चाहता है कि मैं वहाँ पे आके मियाँ शहबाज शरीफ को जो है वो एम्बेरस करूँगा। तो मैंने भी दरख्वास्त दी है और मियाँ शहबाज शरीफ साहब से रिक्वेस्ट की है कि अगर ये पिंडी का जो है वो पीएसी का मेंबर बने तो आप भी मुझे मौका दें। पब्लिक अकाउंट कमेटी की कश्ती में सवारी के लिए हर कोई तैयारी कर रहा है। वजह अवामी मसाइल पर बातचीत से ज्यादा सियासी मुखालिफत दिखाई दे रही है। लगता तो कुछ ऐसा ही है, लेकिन नून लीग के लिए वजूहात कुछ और भी हो सकती हैं। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी बनने के बाद प्रोटेक्शन ऑर्डर की रियायत के साथ साथ सारी मुराद और प्रोटोकॉल को एंजॉय कर रहे हैं। हुकूमत को भी यही शिकवा है और अब शहबाज शरीफ ने साद रफीक को पब्लिक अकाउंट कमेटी का रुकन बनाने की ठान लिया है। ये मामला सियासी दर्जा हरारत मजीद बढ़ा सकता है। बात के खालिद अजीम साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं, अदनान आदिल साहब साथ मौजूद हैं। आप दोनों को खुशामदीद कहूँगी। खालिद साहब, ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के रुकनियत को लेकर हुकूमत और ऑपोजिशन ने नया महाज खोल दिया है। पहले पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन और अब कौन कौन मेंबर बनेगा, इस पर एक नया महाज चल पड़ा है। कहाँ जाके रुकेगी अब बात? जी, जो चेयरमैन के हवाले से तलखी है वो तो अभी भी मौजूद है और ख़ुद वज़ीर आज़म इमरान खान भी बार बार इस बात का इजहार कर चुके हैं और उनका कहना ये था कि हालात के जबर ने ये फैसला तो कबूल करने पे हमें मजबूर किया है, लेकिन वो अभी तक इस बात से मुतमिन नहीं है कि एक ऐसा शख्स जो कि करप्शन के मुकदमात देख रहा है का सामना कर रहा है उसको उसको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बनाया जाए। ये तलखी तो अभी तक मौजूद है और शायद उसी रद्द अमल के तौर पे शेख रशीद साहब जो कि उनकी गुफ्तगू से लग रहा है कि वो किसी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के जो मकासद हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए नहीं जाना चाहते, बल्कि वो उसको एक अखाड़े की शक्ल देने के लिए वो वहाँ पे जा रहे हैं और कह रहे हैं कि वो वहाँ पे जाके अपने तजुर्बे की रोशनी में ये सारी गुफ्तगू करेंगे। मैं ये समझता हूँ कि ये मामला मुकम्मल तौर पे सियासी बन चुका है। अगरचे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जिसका बुनियादी आइडिया तो हमने बरतानिया से लिया हुआ है, क्योंकि हमारी पार्लियामेंट जो है वो भी उन्हीं फुट स्टेप्स पे है जो बरतानिया की पार्लियामेंट के हैं और वहाँ पे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के तरीक़ाकार जो है वो और मुख्तलिफ है। यहाँ पे एक मामला ये वजह हो गया था कि जो भी अपोजिशन लीडर होगा उसी को बनाया जाएगा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन और इसी उसूल पे अपोजिशन प्रेस करती रही और वो झगड़ा बिलाखिर इस वजह से ख़त्म करना पड़ा स्पीकर को मुदाखलत करके कि बाकी कमेटियों में भी अपोजिशन बैठने को तैयार नहीं थी। अब ये सारी सूरत हाल जो लग रही है वो यही है कि अगर साद रफीक को लाया जा रहा है तो वो भी इसी वजह से कि वो बहुत ये कहा जा सकता है कि एग्रेसिव जुबान इस्तेमाल करने के आदी हैं। शेख रशीद को अगर किसी ने अप्रूव किया, चाहे वज़ीर आज़म ने किया या उनको वजारत कानून से चिट मिली है, तो उसका मकसद भी इसके सिवा और कुछ नहीं। अलबत्ता मैं राना सनाउल्लाह साहब की जो एक बात है उसको मैं क्लियर करना चाहता हूँ। उनका कहना है कि वो एहतसाब नहीं करती, वो यकीनन एहतसाब करती। बुनियाद तो उसकी वाकई ऑडिट पैरा होते हैं, लेकिन उन्होंने इसको जो रूल्स हैं, हालांकि वो खुद वकील है, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, लेकिन उन्होंने उसका जो कवायद है उसका कायदा नंबर 172 नहीं पढ़ा, जिसमें यहाँ तक के पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को पब्लिक पिटीशंस भी जो है उनकी समाअत का भी इख्तियार होता है। तो इसलिए ये उनका कहना गलत है कि उसने एहतसाब नहीं करना होता। यकीनी तौर पे उसने ये देखना होता है कि ऑडिट पैराज जिनकी निशानदेही की गई है उनको रेक्टिफाई किया गया या नहीं, या जो लोग जिनको जिम्मेदार ठहराया गया क्या उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है नहीं। और इसमें ये बहरहाल हुकूमत का ये एक पॉइंट जो है ना बड़ा वैलिड था कि अगर शहबाज शरीफ जो है वो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के जो ऑडिट पैराज हैं उनका जायजा लेने के लिए या उनका अमल दरामद देखने के लिए बैठेंगे तो यकीनी तौर पे वो इससे इंसाफ नहीं कर सकेंगे। उसका कोई रास्ता भी निकाला गया है। उनका कहना ये है कि मैं उस मौके पे हट जाया करूंगा, सदारत नहीं करूंगा, कोई और सदारत करेगा। लेकिन अलबत्ता मैं समझता हूं कि पब्लिक रफीक का जो नजर आ रहा है, क्योंकि वो एक जारहाना अंदाज अपनाते हैं, जारहाना उनका अंदाज है, और फिर शेख रशीद साहब भी इसी मूड के साथ आ रहे हैं, लेकिन अखलाकियात कमेटी के भी मेंबर हैं, तो हो सकता है शेख रशीद साहब थोड़ा सा हल्का हाथ रख लें। अदनान साहब, मुस्लिम लीग नून अब साद रफीक साहब को पीएसी का रुकन बनाना चाहती है, अचानक इस की कोई खास वजह आपको नजर आ रही है या फिर आप मुत्तफिक हैं खालिद अजीम साहब की बात से? मेरा ख्याल है कि नून लीग जो
चाहती है कि साद रफीक भी आ जाएं, और जैसे वो पहले शहबाज शरीफ के नाम पर उन्होंने इंसिस्ट किया कि वही चेयरमैन बने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की, उसके पीछे दो वजूहात हैं। एक तो ये कि इन्हें कुछ नैब से रिलीफ मिल जाएगा। अभी हमने सुना भी था कि साद रफीक ने कहा शहबाज शरीफ से कि आप हमारे लिए कुछ करें, हमारी तो बहुत मुश्किल खड़ी कर दी गई है। यानी नैब मुसलसल उन्हें, उनका रिमांड जो है उसमें तोसी होती जा रही है और उनकी तफ्तीश आगे बढ़ती जा रही है। और इसी तरह शहबाज शरीफ भी बहुत अनकम्फर्टेबल थे जब वो थे नैब की कस्टडी में, तो बहुत सी खबरें आ रही थी कि ये होता है वो होता है, वहाँ पे कैमरे लगे हैं और उनको इजाज़त लेके वाशरूम जाना पड़ता है वगैरह वगैरह। तो एक तो वो निकलना चाहते हैं नैब की कस्टडी से और उसकी तफ्तीश से बचना चाहते हैं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का मेंबर बनकर और चेयरमैन बनकर शहबाज शरीफ तो इस मकसद में कामयाब हो गए। अब उनको प्रोडक्शन ऑर्डर की भी ज़रूरत नहीं है कौमी असम्बली के स्पीकर की, और वो जैसे कि खालिद अजीम साहब ने कहा कि उनको मुराद भी मिल गई हैं। और दूसरा मकसद ये है कि जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी अब बन रही है ये देखेगी अकाउंट्स जो पिछली 5 साल हुकूमत रही है नून लीग की, उस दौर में जो वफाकी महकमे थे क्या उन्होंने सरकारी और कौमी ख़जाने का सही इस्तेमाल किया क़वाइद व ज़वाबित और कानून के मुताबिक, या उसको गैर कानूनी तौर पर अपने इख्तियारात से तजावुज़ करके इस्तेमाल किया। तो खदशा ये था जिसका इजहार PTI भी करती रही कि शहबाज शरीफ अगर खुद ही अपनी पार्टी के दौरे हुकूमत का कैसे एहतसाब कर सकते हैं, वो तो उसको वाइट वॉश करना चाहेंगे। वो तो चाहेंगे उस वक्त के जो एतराज़ात हैं सारे ऑडिट पैराज के, उनको सेटल करके मामले को जो है दबा दिया जाए, मट्टी पा दी जाए जैसे कि कहा जाता है। तो इसलिए कोई ऐसा शख्स होना चाहिए जो किसी उनकी पार्टी से ना हो, लेकिन वो उस पर नहीं माने और PTI ने उनको चेयरमैन बना दिया। तो अब जो शेख रशीद की एंट्री है उससे एक तो ये होगा उनके लिए स्मूथ सेलिंग आसान नहीं रहेगी। वो जो उस ज़माने की जो बड़े बड़े महकमे हैं जैसे कि नेशनल हाईवे का महकमा है, इंश्योरेंस के महकमे हैं और वफाकी कॉरपोरेशन हैं जिनके अरबों खरबों रुपए के बजट खर्च होते हैं, तो उसके ऊपर जब डिस्कशन होगी तो शेख रशीद जो हैं उस पर वो संजीदा, चूँकि बहुत तजर्बेकार हैं, 7वीं दफ़ा वो मेंबर बने कौमी असम्बली के, बहुत संजीदा सवालात उठाएंगे और जो नून लीग के लोग हैं उनको दबाने में या उनको वाइट वॉश करने में वो आसानी नहीं रहेगी जिसकी वो तवक्को कर रहे थे। तो साद रफीक का तो बुनियादी मकसद यही है कि वो नैब की तफ्तीश से किसी तरह बच जाएं, क्योंकि उन्हें जिस तरह नैब से मुसलसल वो रिमांड पर हैं वो और उनके भाई, तो वो उनके लिए खासा तकलीफ दे है। अगर वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के मेंबर बन गए तो जब भी इजलास होगा और शहबाज शरीफ उनके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिया जाएंगे तो उन्हें कुछ रिहाई जो है वो मिल जाएगा और वो मराद तो उनको मिल सकेंगी और किसी भी वक्त वो प्रोडक्शन ऑर्डर मिल सकता है। अदनान साहब मुझे इजाजत दीजिएगा, मैं चाहती हूँ कि अब जरा मालूम हो जाए, हम अपने नाज़रीन को बता दें कि PAC में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में मेंबर्स होते कितने हैं, हुकूमत के कितने अरकान होते हैं, अपोजिशन के कितने अरकान होते हैं। खालिद साहब बताइएगा जरा तफसीली तौर पर। जी देखिए, ये आमतौर पे तो कोई भी जो भी कमेटी होती है उसमें तनासब उसको जो है वो रखा जाता है, जितने अरकान किसी भी पार्टी के हैं उसकी मुनासबत से उनको कमेटियों में भी नुमाइंदगी दी जाती है। इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है और ये पहला मौका है, ये भी हमें ज़हन में रखना चाहिए कि इससे पहले पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है वो सिर्फ कौमी असम्बली की कमेटी होती थी, क्योंकि वो बनती ही कौमी असम्बली के कवायद के तहत थी। लेकिन इस पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि सेनेट से जो अरकान हैं उनको भी नुमाइंदगी दी गई है, जिसमें शहरी रहमान है, शिबली फराज हैं, कुछ और लोग हैं जिनको के पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का नुमाइंदा बनाया गया है। इससे पहले स्पेशल कमेटीज़ होती थी, मसलन कश्मीर कमेटी है या खारजा उमूर कमेटी है, जिसमें के आमतौर पर नुमाइंदगी दे दी जाती थी। खारजा उमूर कमेटियाँ बाद में फिर अलग अलग भी बनना शुरू हो गई, सेनेट की अलग है, कौमी असम्बली की अलग है। लेकिन एक वक्त में ऐसा भी वक्त था कि जिसमें सेनेट जब बेनज़ीर भुट्टो को सरबराह बनाया गया था तो उस वक्त दोनों ईवानों की एक ही कमेटी बना दी गई थी। इसके अलावा सिर्फ कश्मीर कमेटी वाहिद इस्तिस्ना है कि जिसमें दोनों ईवान जो हैं उनके अरकान होते हैं। अलबत्ता इसमें वो जो तनासब है वो इसी तरह से होता है कि जो जितनी नुमाइंदगी ईवान में मौजूद है किसी पार्टी की, उसी की मुनासबत से उसको वहाँ पे किसी भी कमेटी में वहाँ पे नुमाइंदगी दी जाती है और यही फार्मूला जो है वो रखा जाता है जो स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं उनकी सरबराही के लिए। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है उसका चूँकि दायरा कार थोड़ा सा मुख्तलिफ है, उसको वाकई वो एहतसाब का एक उसको इख्तियार जो है वो होता है और उसने ये चेक करना होता है कि जो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान के महकमे ने जो ऑडिट किया हुआ है उसमें जो एतराज़ात उठाए गए थे, क्या उन एतराज़ात को सही तरह से उनको दूर भी किया गया और क्या जो उसके जिम्मेदारान हैं क्या उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है या इसको हशअप कर दिया गया है। इन सारी चीज़ों को देखने के लिए वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का ये फरीज़ा होता है और इसलिए उसको दूसरी कमेटियों से ज़्यादा मुनफरिद मुकाम जो है वो दिया जाता है।
ये थोड़ा बहुत इसका जिक्र उस वक्त आना शुरू हुआ जब चौधरी निसार को इसका सरबराह बनाया गया और वो पहले अपोजिशन लीडर थे जिनको के पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बनाया। वरना इससे पहले जो रवायत है वो यही है कि हुकूमत ही का कोई बंदा जो है सीनियर आदमी उसको उसका चेयरमैन बना दिया जाता था और वो मामला उसी तरह से चलते रहते थे। और चलते इसलिए रहते थे कि आमतौर पर जो ऑडिट है वो पिछली हुकूमतों का हुआ होता था और कई कई साल का हमने तो 10-10 15-15 साल पुरानी ऑडिट रिपोर्ट जो है वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में आते हुए देखी, तो इसलिए महसूस नहीं होता था कि उसी हुकूमत का बंदा जो है उनका हिसाब कर रहा है। ठीक है खालिद साहब, अब ये मामला जा रहा है स्पीकर के, कौमी असेंबली के स्पीकर के पास। अब लेट्स सी के आगे इन दोनों की रुकनियत के हवाले से क्या जवाब सामने आता है। बहरहाल आप दोनों साथ ही मौजूद रहिएगा। वज़ीर आज़म खान नए पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल को लेकर काफ़ी पुरुम्मीद हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि हुकूमत संभाली तो हालात का पता चला, करप्शन मिसमैनेजमेंट की वजह से मुल्क की तरक्की रुकी। IMF के पास जाना आसान रास्ता था, जो भी हुकूमतें आती हैं IMF के पास चली जाती हैं, लेकिन PTI हुकूमत ने ऐसा नहीं किया। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब कर रहे थे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, जिसमें उन्होंने कहा कि मुश्किल कम हो रही है, ख़त्म नहीं हुई है अभी। सुनिए इमरान खान साहब की बात। जो मुझे ये 5 महीने में मैंने पाकिस्तान को देखा अंदर से, हमें पता ही नहीं था कि क्या इदारे में क्या हो रहा है। हम तो एक आउटसाइडर्स थे, इंफॉर्मेशन भी गलत मिलती थी। अंदर आके जो हमें पता चला है, मैं आपको ये कहूँ कि हालात तो बुरे हैं। कभी भी मैं नहीं एक्सपेक्ट करता था कि इतने बुरे इदारों के हालात होंगे। ये मुल्क इंशाल्लाह जिस तरह 60s में एकदम सबसे आगे जा रहा था, जब हम स्कूलों में थे तो पाकिस्तान के ऊपर कॉन्फिडेंस था। आप हमारा हेड ऑफ स्टेट बाहर जाता था, उसकी आप ट्रीटमेंट देखें कैसे करते थे, यानी एक इज्जत थी मुल्क की। ये सिर्फ और सिर्फ मिसमैनेजमेंट से और बाद में फिर करप्शन से, इनकॉम्पिटेंस से आज हमारे ये हालात है। वज़ीर आज़म का आज़म है कि इंशाअल्लाह मुल्क को अपने पैरों पर खड़ा करेंगे, हर वो काम करेंगे जिसमें मुल्क और कौम की बेहतरी हो, लेकिन आइंदा किसी दूसरे की जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। यही मुल्क इंशाअल्लाह मिसाली बनेगा। और ये बात वज़ीर आज़म इमरान खान साहब पहले भी कह चुके हैं कि हम किसी और की जंग नहीं लड़ेंगे। खालिद अजीम साहब, जो आज़म इमरान खान साहब लेकर चल रहे हैं, वो इलेक्शन से पहले भी और इलेक्शन के बाद भी मुल्क को अपने पैरों पर खड़ा करना चाहते हैं। कितना कामयाब होते देख रहे हैं आप वज़ीर आज़म को, उनकी हुकूमत को? देखिए जी, आज़म का जहाँ तक ताल्लुक है उसमें तो मुझे कोई फ़र्क नज़र नहीं आता। वो उतने ही जो पहले बात करते थे तकरीबन उसी अंदाज में वो बात कर रहे हैं। लेकिन अब वो खुद उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया कि उनको शायद ये अंदाज़ा नहीं था कि मुश्किलात कितनी हैं। अब वो मुश्किलात को ओवरकम करने का हर हुकूमत का, हर पार्टी का अपना एक तरीक़ाकार होता है। और मैं ये समझता हूँ कि ये क्रेडिट देना चाहिए इस हुकूमत ने। अगरचे कुछ ऐसे फैसले हैं जो कहा जा सकता है कि जी हमने कर्जा लिया या हमने मदद ली, लेकिन उसके बगैर कोई चाराकार नहीं था। और उसका जो इम्पैक्ट होगा वो ये है कि अगर कभी हमें अपने माली मामलात को संभालने के लिए IMF के पास जाना भी पड़ता है तो हम फिर बेहतर पोजीशन में होंगे, अच्छी बार्गेनिंग हो सकती है, बेहतर शराइत पे कर्जा लिया जा सकता है। अलबत्ता ये बात ज़रूर है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो IMF हमसे मनवाना चाहता था, वो ऑटोमेटिकली इससे पहले हो चुकी हैं। उसमें रुपए की डिवैल्यूएशन है, उसमें जो यूटिलिटी सर्विसेज हमारी हैं उनके टैरिफ का रेज होना है, और इसके साथ साथ कुछ सब्सिडीज जो हैं उनका खात्मा, ये उनकी डिमांड्स हैं, वो काफ़ी हद तक पूरी हुई हैं। और ये एक तरीकाकार है, मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ स्ट्रेटेजी अपनाता है IMF, और यहाँ लगता है कि ये स्ट्रेटेजी अपनाई जा चुकी है। उन्होंने बिलाखिर इस बात का इतराफ़ तो किया। तो आपको मालूम है कि महातीर मोहम्मद से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हैं, तो उन्होंने भी यही किया था। जब 1 महीना गुजर गया था, उन्होंने बताया था कि मुल्क में मुश्किलात ख़त्म नहीं हुई हैं, कम हुई हैं ज़रूर। तो अदनान आदिल साहब ये बताएं, यू टर्न तो नहीं ले लेंगे? मैं कोई बहुत बड़ी तब्दीली तो नहीं देख रहा हूं, लेकिन हालात आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ जाएंगे। और मैं समझता हूं कि PTI की कारकर्दगी का सही अंदाजा उस वक्त होगा जब ये जून में अपना बजट पेश करेंगे, क्योंकि ये जो बजट इस पे अमल कर रहे हैं ये तो वही है तकरीबन जो नून लीग ने दिया था, उसी को ये थोड़ा बहुत आगे पीछे करके काम चला रहे हैं। और इसमें कोई शक नहीं है कि हालात मुल्क के बहुत ख़राब हैं, मुल्क कर्जे पे चल रहा है, बजट का खसारा ही 2400 अरब रुपए है। तो हमारे मुल्क में जो मईशत है उसकी यह हालत है कि सनती तरक्की ना होने के बराबर है। जो आपकी एक्सपोर्ट है वो 23 अरब डॉलर है, इंपोर्ट 60 अरब डॉलर है, 37 अरब डॉलर का तिजारती खसारा है। तो रातों रात तो ये पूरा नहीं होगा। अगर इमरान खान जो है ऐसी पॉलिसीज बनाते हैं कि मुल्क में ज़राई तरक्की की रफ्तार तेज हो जाए, सनती तरक्की होने लगे, तो फिर हालात बेहतर हो सकते हैं। रोजगार भी जनरेट होगा, टैक्सेस में भी इजाफा होगा,
और लोगों की मुश्किलात भी कम होंगी। लेकिन मैं कोई ये इनकलाबी तब्दीली मैं नहीं देख रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है, यानी बातें तो वाकई बहुत खूबसूरत हैं और शायद अवाम का कॉन्फिडेंस भी बहुत ज्यादा इमरान खान साहब के ऊपर बढ़ रहा है। लेकिन वज़ीर आज़म साहब सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा, पॉलिसीज़ भी ऐसी बनानी पड़ेंगी जिससे मुल्क वाकई तरक्की करे। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद अजीम साहब और अदनान आदिल साहब, आप दोनों साथ मौजूद थे। ब्रेक से वापस आऊँगी तो सिंध हुकूमत जो 3 अदवार गुजार चुकी है, बहुत बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन असल में सेहत से मुतालिक मुल्क में सूबे में क्या कर रही है, इस पर तफसीली तौर पर बात करेंगे। वेलकम बैक उनसे गेम जी। पता चल गया आपको कि हम किस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। तो बुनियादी सहूलतों की फराहमी मेरा और आपका हक है और हमें फराहम करना ये हुकूमत का फ़र्ज़ है। लेकिन हुकूमत इस मामले में शायद आंखें बंद किए बैठी है या फिर आंखों पे पट्टी बांधे बैठी है। अगर बात की जाए सिंध हुकूमत की तो बड़े धड़ल्ले से कहते हैं कि हमें तीसरी बार अवाम ने मुंतखब किया, लेकिन सूबे का हाल खुद कारकर्दगी की गवाही देता है। सेहत जैसी बुनियादी सहूलत पर भी आंखें बंद की हुई हैं। सिंध में सुपरबग, टाइफॉइड, बुखार तेजी से फैल रहा है। इससे पहले कि हम बताएं कि हुकूमत इस पर क्या इक़दाम कर रही है, पहले आपको इस बुखार के बारे में, इस टाइफॉइड के बारे में बता देती हूँ कि ये है क्या, और इसके लिए आप तफसीली एक रिपोर्ट देखिए। एक तो इंतहाई ख़तरनाक, और अगर एक्सट्रीम पर जाकर इसके लिए कुछ ना किया गया तो अगले 10-20 सालों में ये ख़तरनाक हद तक बढ़ सकता है। मुल्क में, सूबे में XDR नामी टाइफॉइड ये किस्म 2016 में सामने आई थी। हैदराबाद के इलाकों लतीफ़ाबाद और कासिमाबाद में चंद केसेस सामने आए थे और अब ये तादाद बढ़ती जा रही है। कराची समेत दीगर शहरों में भी सुपरबग टाइफॉइड बुखार फैल रहा है। बीमारी से मुतासर होने वालों में बहुत ज़्यादा जो तादाद सामने आ रही है वो छोटे बच्चों की है। तिब्बी माहिरीन बता रहे हैं कि तेज़ बुखार इसके अलामात में से एक है। ऐसा बुखार जो 3 या इससे ज़्यादा दिनों तक रहे और आम अद्वियात से दूर ना हो। जिस्म में दर्द, पेट में दर्द और उल्टी आना भी अलामात में शामिल है। तस्दीक के लिए खून का टेस्ट करवाना ज़रूरी है। एहतियाती तदाबीर से इससे बचा जा सकता है और सबसे ज़रूरी और पहला काम वैक्सीन लगवाना है। इस बीमारी से मुतासर अफराद में ज़्यादातर जो तादाद सामने आ रही है हमारे, उसमें 15 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, लेकिन बड़ी उम्र के अफराद को भी वैक्सीन लगवानी चाहिए। तिब्बी माहिरीन ये भी बता रहे हैं कि पानी उबाल कर इस्तेमाल करें, बाजार से मिलने वाली बर्फ़ से दूर रहें, ठेले और दीगर मकामात से खाने पीने वाली अशिया ख़रीदने से पहले इत्मीनान कर लें कि वो हिफ़्ज़ान सेहत के उसूलों के मुताबिक तैयार हुई भी है या नहीं। सफाई का ख़ास ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सीवरेज का निज़ाम बेहतर बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और घरों में मौजूद टैंक्स में पानी को साफ़ करने वाली गोलियों का इस्तेमाल भी इन एहतियाती तदाबीर में शामिल है जो इससे बचाव के लिए आपने इख्तियार कर दिए। तो पानी की लाइनों में सीवरेज के पानी की शमूलियत बुखार के फैलने की सबसे बड़ी वजह है। गैर मुल्की माहिरीन की जो ताज़ा तहकीक है इस पर, उसके मुताबिक पाकिस्तान में मिलने वाली टाइफॉइड की इस नई किस्म पर मुदाफ़ियती अद्वियात का असर नहीं हो रहा है, यानी एंटीबायोटिक्स का असर नहीं हो रहा है। इस बीमारी के जरासीम 5 एंटीबायोटिक के ख़िलाफ़ मज़ामत कर चुके हैं, जो इस रिसर्च से पता चला है। बहुत कम एंटीबायोटिक्स असर करती हैं और ये जरासीम दोबारा खुद ब खुद जन्म ले लेता है। टाइफॉइड का ये जरासीम 14 माह कबल सबसे पहले सूबा सिंध में दरियाफ्त हुआ था और अब मुल्क के कई मकामात और बरतानिया तक फैल चुका है। हैदराबाद के अलावा कराची, टंडुवाला यार, बदीन और जामशोर अजला में भी ये टाइफॉइड रिपोर्ट हो चुका है। सूरत हाल इस हवाले से काफ़ी पेचीदा है, लेकिन अब सवाल ये है कि सिंध हुकूमत आखिर क्या कर रही है। अब ज़रा ये आपको मैं बता देती हूँ। वज़ीर सेहत ने सिंध असम्बली में खबरदार किया कि आलूदा पानी के बाइस सुपरबग टाइफॉइड बुखार कराची में भी तेज़ी से फैल रहा है। उन्होंने बताया कि अक्टूबर 2018 तक 6 माह से 10 साल की उम्र के 1,16,000 बच्चों को वैक्सीन दी गई। इन हालात में भी सिंध हुकूमत अभी वैक्सीन दरामद करने के बारे में गौर कर रही है। आवाम के लिए आ गई मुहिम न चलाने से मुतालिक वज़ीर सेहत ने अपने हिसाब में बड़ी अनोखी और बड़ी मुख्तलिफ मंतक पेश किए। कहा है कि हुकूमत मतलूबा मकदार में वैक्सीन की फराहमी तक आवाम को आगाह करके जो गैर यकीनी सूरत हाल है वो पैदा नहीं करना चाहती। इस सादगी पे कौन न मर जाए खुदा, कम अज़ कम आवाम को सरकारी सतह पर यह तो बताया जा सकता था कि वो क्या एहतियात करें, क्या एहतियाती इक़दामात करके बच सकते हैं। इस अहम मसले पर बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर नसरीन साहिबा मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का नसरीन साहिबा। सुपरबग टाइफॉइड ये बुखार सिंध में तेज़ी से फैल रहा है, सूरत हाल किस हद तक ख़तरनाक है?
ये सुपरबग टाइफाइड जो असल में टाइफाइड सिर्फ पहले तो साल्मोनेला टाइफाई की वजह से होता था। अब चूँकि ये इकोलाई पानी में होते हैं तो उनके साथ कॉलोनाइजेशन करके ये सुपरबग टाइफाइड हो गया है और ये ड्रग रेजिस्टेंट हो गया है। अब ये ड्रग जो बार बार सेफ्ट्राइक्सिन मुख्तलिफ कंपनियों की सादी कंपनियों की जो लाई गई उनसे ये जो है ये बुखार जो है ये टाइफाइड ड्रग रेजिस्टेंट हो गया। अब ड्रग रेजिस्टेंसी की वजह से पहला जो आउटब्रेक हुआ वो हैदराबाद में कासमाबाद और लतीफ़ाबाद से निकला। तो ये वो आउटब्रेक 2016 में हुआ। जैसे ही ये आउटब्रेक हुआ तो फ़ौरन जो है टीमों ने ये इनको डायग्नोसिस रिसर्च करना शुरू किया, इन्वेस्टिगेशन ये फिक्स साइट्स पे बैठ के इन्होंने डेली पेशेंट्स जो लिए तो जून 2017 तक इनके पास 416 केसेस पॉजिटिव आ गए। उसके बाद इन्होंने फ़ौरन वैक्सीन स्टार्ट कर दी और इसमें हमें जो साथ ज़्यादातर दिया आगा खान वालों की टीमों ने दिया। तो उन्होंने ये वैक्सीन स्टार्ट की पहले फिक्स साइट्स पे, अब डोर टू डोर जाके उन्होंने लतीफ़ाबाद और कासमाबाद और सिटी में इन्होंने तकरीबन 1,40,000 बच्चों को वैक्सीन चुके हैं। डेली 1500 बच्चे वैक्सीन हो रहे हैं। और हमारी मैडम अजरा पेचो साहबा ने उन्होंने भी हमें ये यकीन दहानी दिलाई कि अब 4 मिलियन बच्चों के लिए और मैंने वैक्सीन मंगवाई है और ये 2017 में इस तरह चलेगी। और 2018 में मैडम अजरा का प्लान रूटीन इम्यूनाइजेशन जो हमारी एक्सपेंडेड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है उसमें टाइफाइड को शामिल कर रही है मैडम। तो ये सेहत की तरफ से मैडम का बहुत ही उम्दा हमारे साथ ताउन है कि हर प्रोग्राम पोलियो है या ये टाइफाइड है या हमारी फैमिली प्लानिंग बहुत अच्छी बात है कि आपके साथ बहुत अच्छा ताउन है, लेकिन ये बताइए कि अवाम को क्यों नहीं आगाह किया जा रहा? नसरीन साहिबा, आवाम को जिस तरह से आगाह करना चाहिए, एहतियाती तदाबीर बताना चाहिए। वैक्सीन तो होगी लेकिन वैक्सीन के साथ साथ आवाम को भी तो एहतियाती तदाबीर के बारे में बताना चाहिए। लेकिन अजरा पेचो साहिबा कह रही हैं कि वो गैर यकीनी किसी सूरत हाल नहीं पैदा करना चाहती। इससे गैर यकीनी की सूरत हाल तो पैदा नहीं होगी, इससे तो आवाम खुद ब खुद भी हिफाजत करेंगे अपनी। जी, गैर यकीनी सूरत हाल आवाम में नहीं पैदा होगी क्योंकि 2016 से जैसे ही आउटब्रेक हुआ हमारी जो LHW से हमने क्लोरीन टैबलेट्स दी, घर घर में जाके पानी उबालने के लिए उनको प्रिवेंशन के बताया गया कि पानी आप उबाल के पिए, आप बाहर का खाना बच्चों को या बड़ों को जो आपको हफ्जाने सेहत के असूल के बरक्स हो वो नहीं खिलाने चाहिए। ये एहतियाती तदाबीर हमने उनको बताई कि ये ज़्यादातर ये पानी से फैलने वाली बीमारी है और ये जरासीम जो बैठता है खाने पे और पानी पे बैठता है, तो लिहाजा वो पानी की लाइनें जो मिल जाती हैं वो गटर की और साफ पानों की, उस एनवायरमेंटल सैंपल पानी से लिया जाता है। तो अगर हमारा पानी बॉयल किया होगा, क्लोरीन टैबलेट पानी में शामिल होगी और बाहर का खाना नहीं खाया जाएगा तो हमें इनसे बचाव की तदाबीर है हमारे पास की। और बाकी जो ड्रग रेजिस्टेंट केस है तो अब ये उन्होंने जो अब कल्चर्स लिए उनमें जो हमारे पास सेंसिटिव ड्रग्स जो आई हैं वो सेंसिटिव ड्रग्स जो है अब चेंज हो गई हैं। पहले जो सेफ्ट्राइक्सिन था अब वो नहीं है। अब ड्रग ये चेंज हुआ है कि हम एजिथ्रोसिन टैबलेट्स और इंजेक्शन म्यूरोपियम ये हम बच्चों को बड़ों को सबको यही है 20 मिलीग्राम पर केजी के हिसाब से हम डोज देते हैं। तो अब ये कि ट्रीटमेंट आ गई है, अब घबराने की कोई बात नहीं है। और इन 2 सालों में 2017 से लेके 2018 तक जितने भी एडमिशन हैदराबाद की 4 मेजर हॉस्पिटल्स में जो भी हुए उनमें सिर्फ 2 अमवात हुए बच्चों के, बाकी तकरीबन 1100 से ज़्यादा हमारे एडमिशन केसेस हुए हैं। डेली के हमारे 10-15 जो भी केसेस आ रहे हैं वो डायग्नोज होके और ट्रीटमेंट ले रहे हैं बच्चे। अच्छा डॉक्टर साहब, आप कह रही हैं कि घबराने की अब जरूरत नहीं है, इसकी ट्रीटमेंट आ गई है, लेकिन लेबॉर्ट्रीज में जो डॉक्टर्स मौजूद हैं, अभी खुद भी हमने उनकी गुफ्तगू चलाई थी, वो तो कह रही हैं कि अगर इसका एक्सट्रीम पे जाकर इसके बचाव के लिए या इसकी वैक्सीन नहीं तैयार की जाती तो 10-20 साल में सूरत हाल बड़ी खतरनाक हो सकती है। ये कहें कि क्या ये वाकई इतना खतरनाक जरसूमा है कि इसके ऊपर 4 से 5 एंटीबायोटिक्स ने असर नहीं किया? ये खतरनाक जब होता कि जब कोई इसके लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं होती। जब सेफ्ट्राक्सिन रेजिस्टेंट हुआ तो उसके बाद जैसे ये कल्चर्स लिए गए तो ट्रीटमेंट भी कल्चर में जो रिपोर्ट्स आती हैं उसमें हमें ये बताया जाता है कि कौन सी एंटीबायोटिक इस जरासीम को मार रही है, कौन सी इसको जरासीम को ज़्यादा ताकतवर बना रही है। तो जो दवाइयाँ मार रही थी जब जरासीम को, उन दवाइयों में से हमें 2 मेडिसिन ऐसी मिली, एक एजिथ्रोसिन ग्रुप और एक ये जो म्यूरोपियम। अब म्यूरोपेनियम जो है वो थोड़ी सी महंगी इंजेक्शन है, लेकिन हम प्रोवाइड करेंगे, हमारे पास
लोकल परचेजिंग जो आती है हम सप्लाई कर रहे हैं, प्रोवाइड करेंगे या मिल रही है, बासानी दस्तयाब है ये वैक्सीन मुल्क में? ये वैक्सीन नहीं, ये मैं ट्रीटमेंट की बात कर रही हूँ जी। तो ये ट्रीटमेंट, इस ट्रीटमेंट में जो वैक्सीन है अभी मैडम अजरा पेचुओ ने 4 मिलियन बच्चों के लिए, जी मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि जो वैक्सीन है इस ट्रीटमेंट में ये आसानी से दस्तयाब है? 2017 ये वैक्सीन बाहर से इंपोर्ट होती है, आसानी से दस्तयाब है। अभी आगा खान वाले जो हमें दे रहे हैं तकरीबन 1500 बच्चे डेली कवर कर रहे हैं, लेकिन अब हमें मैडम अजरा पेचुओ साहबा के तावन से ये बाहर से उन्होंने इंपोर्ट करवा के दिए 4 मिलियन बच्चों की, अभी ये 2019 के लिए। और 2020 में ये बाकायदा जैसे हम बच्चों को हिफाजती टीकों का शेड्यूल होता है, उस शेड्यूल में हम इसको शामिल कर देंगे टाइफाइड को, मैडम अजरा पेचुओ की हिदायत के मुताबिक। अच्छा डॉक्टर साहिबा, ये सिर्फ आगा खान हॉस्पिटल में मिल रही है, इसके अलावा और कहीं पर भी नहीं दस्तयाब? ये आगा खान हॉस्पिटल में मिल रही ये बात मैं नहीं, मैं आपको कह रही हूँ आगा खान वालों ने अपनी टीम दे दी है हमें, जो रिसर्च कर रही थी उन रिसर्च में इन्होंने शामिल किए, वो वैक्सीन दे रहे हैं। लेकिन जितनी उन्होंने आगा खान एक बड़ी तंजीम है, ये उनकी हेल्प है उन लोगों की, हम लोगों के लिए, तो उन्होंने हमें ये हेल्प दी और उसके लिए हम उनके शुक्रगुजार हैं। लेकिन अब मैडम अजरा खुद इकदाम उठा रही है, क्योंकि ये पानी से तेजी से बीमारी फैलने वाली है, तो इसमें ये तेजी से फैलने से रोकने के लिए डोर टू डोर ये वैक्सीन अभी तो 6 महीने से 10 साल के बच्चों को कर रहे हैं। वैक्सीन तो हर उम्र में की जा सकती है, लेकिन छोटे बच्चों में कुव्वत मुदाफ़त कम होती है, तो इसीलिए बच्चों के लिए ये इक़दाम बहुत जरूरी है। डॉक्टर नसरीन साहिबा, हमें तो वैसे इस सतह पर कोई ऐसी मुहिम नजर नहीं आई, लेकिन आप कह रही हैं कि पिछले 6 महीने से इसकी मुहिम भी हो रही है, इसके बारे में लोगों को बताया भी जा रहा है। एहतियाती तदाबीर क्या बता रहे हैं आप आवाम को? वैसे एहतियाती तदाबीर में मैंने आपको पहले भी ये बताया कि लोगों को हम बता रहे हैं कि पानी उबला हुआ इस्तेमाल करें, और ये जो बाहर के खाने जो ठेलों वाले होते हैं और ये होटलों के खाने जो बाहर होते हैं उनसे एहतियात बरतें, अपने घर में खाना पकाएं। और हमने जो है ना वो क्लोरीन की टैबलेट्स LHW के थ्रू हमने घरों घरों में लोगों को पहुँचाई हुई है कि वो क्लोरीन वाला पानी इस्तेमाल भी वो करें, वो भी एहतियाती तदाबीर में शामिल हो जाता है। और अपनी सफाई रखें, हाँ बच्चों को हाथ धो के खाना खिलाने की तजवीज़ दे बच्चों को। अच्छा ये कहिएगा कि अमेरिका और बरतानिया में जो केसेस रिपोर्ट हुए उनकी ट्रैवल हिस्ट्री में भी पाकिस्तानी इलाके शामिल थे? उनकी ट्रैवल हिस्ट्री में पाकिस्तानी इलाके शामिल हैं, क्योंकि अभी सिर्फ ये हैदराबाद में कासमाबाद और लतीफ़ाबाद में ही आउटब्रेक हुआ था, पूरे पाकिस्तान में आउटब्रेक नहीं हुआ इसका, तो ये ट्रैवल की कोई ऐसी सच स्टोरी नहीं है। अच्छा नसरीन साहिबा, आप कह रही हैं कि डोर टू डोर गए, वैक्सीन दी गई बच्चों को 10 साल की उम्र तक के, तो अंदाज़ा है कोई कितने बच्चों को अब तक वैक्सीन दे दी गई है, पिला दी गई है? जी, ये हैदराबाद में तकरीबन 1,40,000 बच्चों को वैक्सीन मिल चुकी है, और अभी भी डेली 1500 बच्चों को वैक्सीन दी जा रही है, और ये कंटिन्यू रहेगी। 2019 का प्लान है, ये आगा खान वाले भी दे रहे हैं, और मैडम अजरा पेचुओ ने भी 4 मिलियन बच्चों की वैक्सीन इंपोर्ट करवा ली है। फर्दर 2020 में इसको रूटीन इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में हम एडिशन कर देंगे, जो बाकायदा जैसे पैदाइश से बच्चे के टीके लगते हैं उनका कार्ड बनता है, इसी तरह टाइफाइड वैक्सीन का भी कार्ड बनेगा। अच्छा, यानी कि आपकी बात से मुझे ये समझ आया कि पाकिस्तान में बासानी दस्तयाब नहीं है, इसलिए 4 मिलियन अजरा पेचुओ साहिबा ने ये इंपोर्ट करवा लिए ये मेडिसिन, और उसके अलावा जो आगा खान लेबॉर्ट्री के लोग हैं वो आपको हेल्प आउट कर रहे हैं। इसमें 1,40,000 के करीब हैदराबाद में बच्चों को वैक्सीनेशन हो सके, ये इंजेक्शन लगाया जा चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया नसरीन मेमन साहिबा, आप साथ मौजूद। टाइफॉइड जिसकी हम बात कर रहे थे, तो सिंध हुकूमत की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा था, अजरा पेचुओ साहिबा की जानिब से ये कहा जा रहा था कि इसके बारे में, इस मुहिम के बारे में बताकर लोगों में गैर यकीनी सूरत हाल पैदा नहीं करना चाहते। तो सवाल गंदम हो, जवाब चना हो, कुछ ऐसी सूरत हाल सूबा सिंध के अस्पतालों की है। अस्पताल हड्डियों का, और वहाँ हो रही है जनाब कॉस्मेटिक सर्जरी। सूबे में कोताहियाँ और लापरवाहियाँ, इसकी फहरिस्त काफ़ी तवील है। सूबा सिंध का असल मसला ये है कि यहाँ सही डिग्री वाले डॉक्टर्स गलत काम कर रहे हैं, जिसके बाइस सेहत जैसे शोबे में, अहम शोबे में बिगाड़ पैदा हो रहा है। इन हालात में हेल्थ केयर कमीशन का
क़याम एक अच्छा इक़दाम है जिसकी कराची में पहली कार्रवाई भयानक हक़ाइक़ सामने लेकर आई। हेल्थ केयर कमीशन ने क्लिफ्टन में एक अस्पताल सील कर दिया और वजह ये सामने आई कि अस्पताल हड्डियों का था और वहाँ हो रही थी जनाब कॉस्मेटिक सर्जरी, गैर तस्दीक शुदा सर्जरी की जाती थी। सिंध हुकूमत अरसे तक इस मामले से अनजान रही और तो और वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी साहब और दीगर अहम शख्सियात भी इसी अस्पताल से इलाज करवाते रहे हैं। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी हेल्थ केयर कमीशन की टीम को जब उन्होंने देखा तो वो बड़े हैरान हो गए। बताया कि पिछले साल एक सेशन लिया था, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बात सुने ज़रा इनकी। Just here to have some audit and see whether they can continue or not. सर अभी पेशेंट है यहाँ लास्ट चेक कराया लेकिन कंप्लीट नहीं किया। कैसे लास्ट होता है ऐसे इजी किया। आधा कर लो छोड़। आपको भी ट्रीटमेंट भी सर देखते हैं जस्ट फिजियोथेरेपी। नहीं फिजियोथेरेपी का रोजन का एक है वो लगाते हैं। कॉल मेडिसिन अवामी नुमाइंदे ही नहीं है सिर्फ, अवाम का हाल भी इससे ज़रा मुख्तलिफ नहीं है, बल्कि बिल्कुल ही मुख्तलिफ नहीं है, बल्कि उससे ज़्यादा ही बुरा हाल होता है अवाम का। तो अस्पताल में इलाज के लिए आई एक मरीज़ा कहती हैं कि उन्हें इलाज से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, कई सेशन करवाए, उल्टा घुटनों में दर्द शुरू हो गया। खातून की बात भी सुनिए। पहले से ख़राब हो गई, कोई काम मैं अभी घर में इतना मुश्किल चलती हूँ, मेरे घुटनों में दर्द नहीं था, इसकी वजह से स्टार्ट हो गया। मैंने इनको बोला कि मेरे घुटनों में दर्द स्टार्ट हो गया, तो ये जो कंधे हैं इनका स्टार्ट हो गया, गर्दन का ऊपर नीचे मैं नहीं कर सकती, बड़ी मुश्किल में। यकीन जानो लेज़र से यहाँ गर्दन पे लगाते हैं तो कहते हैं कि ये इससे बेहतर होगा। तो हेल्थ केयर कमीशन के रुकन डॉक्टर अयाज मुस्तफ़ा बता रहे हैं कि अस्पताल में अताई मताई मरीजों का इलाज करते थे, ट्रीटमेंट और दवाएं तक रजिस्टर्ड नहीं थी। डॉक्टर की बात भी सुने। लैब खोली हुई थी जिसके लिए ऑथोराइज नहीं थे, लाइपोथेरेपीज कर रहे हैं उसके लिए ऑथोराइज नहीं है, रेडियोथेरेपी की यहाँ पर मशीन्स अवेलेबल थी जिनको हमने देखा है। और सबसे ख़तरनाक बात ये थी कि पेशेंट्स को एज सच कोई रिलीफ नहीं मिल रहा, बल्कि जो क्वैक्स हैं वो यहाँ पर प्रैक्टिसेस दे रहे हैं। इनकी जो ज़्यादातर ट्रीटमेंट्स हैं वो कहीं से रजिस्टर्ड नहीं है, ना इनकी ड्रग्स रजिस्टर्ड हैं, जो मेडिसिन इन्होंने फ्लैश की हुई हैं अपने रूम्स के अंदर, ना ही इनकी जो थेरेपीज़ हैं वो कहीं से रजिस्टर्ड हैं, स्टैंडर्डाइज्ड हैं। तो हालात ये है कि वुज़रा और अवाम यहाँ पर बरसों से इलाज करवा रहे थे और अस्पताल में हो क्या रहा था कि यहाँ BDS और DS और डिप्लोमा होल्डर इलाज करते थे, ट्रीटमेंट और दवाएं तक रजिस्टर्ड नहीं थी। चले देर आए दुरुस्त आए, लेकिन सूबे में सूरत हाल इससे ज़्यादा तशवीशनाक है, जिस पर अशद ज़रूरत है तवज्जो की, क्योंकि मामला अवाम की सेहत और उनके कीमती जान का है, जो अताइयों और लापरवाह डॉक्टर्स के रहम करम पर हैं। सिंध हुकूमत को इस बारे में मजीद और इससे मजीद तर हंगामी इक़दाम करना होंगे। ब्रेक का वक्त हो गया है, हंगामी इक़दाम कुछ मौसम को लेकर भी हो रहे हैं, दुनिया भर में इस पर बात करेंगे। खिलौने लेके आ रहे हैं, कब तक खिलौने देंगे? किसके पास रहेगी? बाप के पास, माँ के पास? जिंदगी कैसे गुजारेगी? ये यकीनन इंतहाई तकलीफ दे टॉपिक है। इंसान की ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, ये कहना भी गलत नहीं होगा, क्योंकि अब तो रिश्ते नातों की ज़िंदगी भी इतनी तवील और पायदार नहीं रही है। खूनी ताल्लुक और रिश्ते मफादात की भेंट चढ़ने लगे हैं। हम एक ऐसे माशरे में सांस ले रहे हैं जहाँ रिश्तों की पामाली कोई बड़ा मसला ही नहीं रहा। इंसान के अंदर बेसुकूनी इस हद तक बढ़ गई है कि वो वक्ती जज्बात की रौ में बहकर अपनी पूरी ज़िंदगी दाव पर लगाने के फैसले कर लेते हैं। मियाँ बीवी के रिश्ते को मजबूत कहना आसान नहीं है, बल्कि इसे ख़त्म कर देना शायद ज़्यादा से ज़्यादा आसान हो गया है। पाकिस्तान की अदालतों में तलाक और खुला के केसेस के ढेर लग चुके हैं। ख़ानदानी मुकदमात में गैर मामूली इजाफे के पीछे वजूहात में सबसे अहम वजह यह है कि इंसान की क़ुव्वत बर्दाश्त ख़त्म होती जा रही है। नई ज़िंदगी का आगाज़ एक साथ होने के साथ ही रास्ते अलग करने की सोच ने अपनी जगह बना लिया है। अदालती रिकॉर्ड बता रहे हैं कि हर साल फैमिली केसेस की शरह में 10% इजाफा होता जा रहा है। तलाक दी जाए या खुला ली जाए, दोनों सूरतों में ज़िंदगी बच्चों की ख़राब हो जाती है। अफसोसनाक अमल के फैक्ट एंड फिगर्स परेशान कर देने वाले हैं। बताती हूँ आपको, 2016 में दायर तलाक के केसेस की तादाद थी 9000,
2017 में कराची की अदालतों में 9,500 फैमिली केसेस फाइल हुए। अब 2018 पे आ जाइए, यहाँ कराची के 5 अजला की अदालतों में खुला, तलाक, बच्चों की हवालगी समेत 10,500 से ज़ायद केसेस दाखिल हुए। 2800 के करीब केसेस निपटा दिए गए। बज़ाहिर एक रिश्ता ख़त्म होता है, लेकिन इससे एक ख़ानदान की बुनियादें हिल जाती हैं। कम उम्र बच्चे और नई और मनफी तब्दीली को कबूल नहीं कर पाते। एहसास कमतरी समेत कई नफ्सियाती मसाइल का शिकार हो जाते हैं। कई बच्चे माँ से महरूम हो जाते हैं, ममता से महरूम हो जाते हैं। कई बच्चे बाप की शफकत के बगैर जीना सीखने की कोशिश करते हैं। कहने को नाना या दादा के होते हुए घराने परवरिश पाते हैं, मगर अंदर ही अंदर सिर्फ एक रिश्ते की कमी उन्हें बेहद हसास बना देती है। और ऐसे में बटे हुए ख़ानदान के बच्चों के हाल पर सिंध हुकूमत को तरस आया है। एक बड़ा अहम फैसला किया गया है। अब ये लाजमी होगा कि हफ्ते में एक बार बच्चों से दूसरे फरीक की मुलाकात करवाई जाएगी। अगर बच्चे माँ की तहवील में हैं तो वो हर हफ्ते अपने वालिद से मिल सकेंगे। कानून पर अमल न होने की सूरत में टूटे हुए जोड़े से सख्ती से निपटा जाएगा। गुफ्तगू सुनिए। ऐसी कानून साजी पर इस वक्त तवज्जो दे रहे हैं और सोच विचार कर रहे हैं, जिसके तहत हम इसको लाजमी करार दें कि जब कभी भी खुदा न खास्ता सेपरेशन या तलाक होती है वालिदैन के दरमियान, तो एक ऐसा वाया मीडिया हो कि कस्टडी अगर लेट से वालदा के पास है तो वीकेंड पे वालिद साहब को भी मिलने का इख्तियार हो, या कस्टडी अगर वालिद साहब के पास है तो वीकेंड पर वालदा को भी मिलने का इख्तियार हो। यकीनन ये बड़ा तकलीफ दे वक्त होता है कि जब मासूम बच्चों को माँ या बाप के लिए अदालतों में तड़पते हुए देखा जाए। और मुर्तज़ा बाब साहब कहते हैं कानून जल्द काबीना में पेश किया जाएगा। तलाक की शरह देखकर सिंध हुकूमत ने कानून साजी का ये फैसला किया, जो कि बहुत अच्छा इक़दाम है। आगे बढ़ूंगी अगले की जानिब। कुछ लोग अपने नाम से नहीं अपने काम से पहचाने जाते हैं जनाब, लेकिन 4 माह तक पंजाब की खिदमत करने वाले वज़ीर आला पंजाब का नाम कुछ अरसे पहले तक सूबे की आवाम को तो मालूम ही नहीं था। साबिक वज़ीर आला शहबाज शरीफ के नाम का सहारा लेकर उस्मान बुज़दार का तारुफ करवाया गया था। मैं आपको बताती हूँ कि तब्दीली तो अब भी नहीं आई है। मुल्तान में मौजूद थी समा की टीम और आवाम का इम्तिहान लेने पहुँच गई। इम्तिहान में क्या निकला? पूछ लिया ये कि वज़ीर आला पंजाब कौन है। आवाम चकरा कर रह गए, जवाब बहुत आला दिए। क्या क्या जवाब आता है, ज़रा सुने। वज़ीर आला पंजाब कौन है? वज़ीर आला पंजाब पता ही नहीं हमें कौन है यार, पता ही नहीं हमें कौन है यार। बुज़दार ये वज़ीर अकरम प्लस निकल रहा है। वज़ीर आला पंजाब कौन है? इमरान खान। नाम नहीं याद आ रहा यार। वज़ीर आला पंजाब कौन है? आपको पता नहीं? वज़ीर आला पंजाब कौन है? इमरान खान। वज़ीर आला पंजाब कौन है? पता नहीं भाई, सॉरी। वज़ीर आला पंजाब कौन है? भाई हम यहाँ पे नए आए हुए हैं, हमें नहीं पता। इमरान खान। वज़ीर आला पंजाब इमरान खान। खामोशी आया तो है कल परसों, पर कदे ना ने पूछा। रहने तो। वज़ीर आला पंजाब कौन है? ये अपना उस्मान बुज़दार। इमरान खान की इस टीम के वसीम अकरम को फिलहाल तो कोई नहीं जानता। लोग चकरा कर रह गए, घूम कर रह गए। मौसम की बात कर लेती हूँ। टीवी स्क्रीन्स पर ये खूबसूरत मनाजिर देखने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन सर्दी से निमटना वाकई में कोई आसान बात नहीं है, कोई आसान काम नहीं है। और दुनिया भर में इंसान इस वक्त एक लड़ाई सख्त मौसम से लड़ रहे हैं। आलमी सतह पर कई ममालिक सर्द तरीन हवाओं की लपेट में हैं। पाकिस्तान के शुमाली इलाकों में रिकॉर्ड बर्फबारी हो रही है, बालाई इलाकों में बादल टूट कर बरस रहे हैं। डेरा इस्माइल खान के इलाके शेख बदी में 10 साल बाद बर्फबारी हुई है। इसी तरह आवाम के पसंदीदा हिल स्टेशन मरी में इसी साल माजी के मुकाबले में ज़्यादा बर्फ़ पड़ी है। मुल्क से बाहर की बात अगर मैं करूँ तो अमेरिका की वस्त मगरबी रियासतों में खून जमा देने वाली सर्दी इंसानी आबादी के लिए ख़तरा बनी हुई है। पहाड़ों पर बर्फ़ पिघल रही है, लोग जम रहे हैं। कुतुब जनूबी से आने वाली बर्फीली हवाएं अमेरिका की कई रियासतों में डेरे डाल चुकी हैं।
बर्फानी तूफान से कई इलाकों में पारा -30 तक गिर गया है। रिकॉर्ड तोड़ सर्दी से मुकाबला करते हुए 7 अफराद जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। पेशगोई है कि कुछ रियासतों में दर्जा हरारत -70 तक भी गिर सकता है। कनाडा, यहाँ इस वक्त सख्त सर्दी है, जिंदगी जम कर रह गई है। यूरोपीय ममालिक में सर्दी ने हद कर दी है। खतरनाक नताइज से निपटने के लिए फौज अलर्ट है। घर से बाहर जाने वाले को पैसे लुटने का डर नहीं है। सर्दी से बचने के लिए पहनी हुई जैकेट्स भी छीनी जा रही हैं। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि मौसम पाकिस्तानियों के लिए खुशगवार और बेहतरीन है और कराची वाले तो इसे बहुत ज़्यादा एंजॉय करें। कल आपसे फिर मुलाकात, ख्याल रखिएगा। अल्लाह के बाद।